नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। और देश के सवाल में एक बार फिर बात होगी देश की आन बान और शान को बढ़ाने वाली पहलवानों की, जो इस वक्त पिछले 4 दिनों से जंतर मंतर पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई इस साल की शुरुआत में भी पहलवानों ने लड़ी थी, लेकिन भरोसे और इंसाफ के वादे के चलते वो चले गए थे। लेकिन इस बार अखाड़े में दांव पेच दिखाने वाले पहलवान मांग पूरी होने तक अड़े रहने का ऐलान कर चुके हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर आज दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। क्या बृजभूषण को बचाने की कोशिश हो रही है? क्यों नहीं बृजभूषण पर कार्रवाई हो रही है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये सुनवा देते हैं कि पहलवानों ने क्या कुछ कहा है। कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना कोई अप्रोच कर रहा है। बस आज हमारा चौथा दिन है। 4 दिन हो गए लगातार मच्छरों में पड़े, मच्छरों में ही सो रहे हैं। और बस दुर्भाग्य की बात ही थी। तो देखो, बस अब सबसे पहले तो ये एफआईआर हो और उचित सजा मिले। देखो, 7 लड़कियों ने तो आपके आगे पुलिस के आगे एफआईआर कराई है, बाकी और भी लड़कियां होंगी हैं भी, तो बस सब आगे नहीं आते डर की वजह से। प्रोटेस्ट का आज चौथा दिन है और जो रेसलर्स हैं वो अभी भी जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग तरीके से हुई, क्योंकि प्रैक्टिस मोड जो है वो फिर से स्टार्ट हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए विनेश फोगाट जी मौजूद हैं। मैम, आज की सुबह जो बाकी 3 दिन से अलग हुई है, क्योंकि अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत क्रूशियल होती है, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हम खिलाड़ियों के लिए फ्रस्ट्रेशन निकालना या खुशी मिलना, जो भी आप लगा लीजिए, तो वो हमारी ट्रेनिंग से ही है। उधर बचपन से वही चीज़ सीखी है। और क्योंकि कंपटीशन आने वाले हैं, ट्रेनिंग भी स्किप नहीं कर सकते, तो हमने अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी हमने कि अभी ये रूटीन में आने का टाइम है, तो हम सुबह से हम अभी ट्रेनिंग का टाइम निकालेंगे कैसे भी करके। और ये जो संघर्ष की लड़ाई है वो तो चलती रहेगी। चलो, देश को मतलब दिखे तो सही कि खिलाड़ियों के साथ में कितना क्या न्याय हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी है तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। वो सोर्सेज पता नहीं हमारे पास क्यों नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं साफ छवि का आदमी हूँ, लेकिन वो जो हमारी विक्टिम उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे की वो लालच दिया जा रहा है। ये कौन से शरीफ लोगों के काम है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे शरीफ लोग तो हम हैं। यहाँ बैठे हैं, सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। हम तो किसी को मनाने के लिए नहीं जा रहे। वहीं अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा देंगे। 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने विमेन रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। पॉक्सो का केस बनता है, फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज करी गई है। हद हो गई है। लड़कियों को और उनके परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी हमें ईमेल पे ईमेल आ रही है कि किस तरीके से कुछ लोग उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके नाम अक्यूज्ड को लीक कर दिए हैं और तभी उनको धमकियां मिल रही हैं। जिस देश में देश की राजधानी में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं, उस देश की राजधानी की पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। तो देश का कानून बहुत स्ट्रांग है। मैं दिल्ली पुलिस को याद दिलाना चाहती हूँ कि देश का कानून ये कहता है, सेक्शन 166 1AC ऑफ IPC ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला लड़की की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं करता। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। वो तो खेल मंत्रालय को जो भी है कार्रवाई करनी है। खेल मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं और हमारे कल हुड्डा जी वगैरह भी गए थे, धरने में शामिल हुए थे वहाँ पे। तो खेल मंत्रालय को तुरंत जो भी कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। देश के सवाल में जिन सवालों पर चर्चा होगी, पहला सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। दूसरा, खिलाड़ियों पर जुल्म होगा तो एफआईआर नहीं होगी। तीसरा, खिलाड़ियों को यौन शोषण होगा तो क्या एफआईआर नहीं होगी। चौथा, खेल संघों के दबंग मनमानी करेंगे
सुनवाई नहीं होगी। और पांचवा, पदकवीर देश से गुहार लगाएंगे और कोई एक्शन नहीं होगा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देश की जनता भी जानना चाहती है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। रमन मलिक साहब हैं, नेता बीजेपी के हैं। एडवोकेट स्वाति मलिक हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। अरविंद भारद्वाज हैं, प्रवक्ता जेजेपी के हैं। पहलवान महावीर बिश्नोई हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। ज्योति राणा हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हैं। ज्योति राणा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि यहां पर सेक्शन 166 आईपीसी का जिक्र उन्होंने किया कि अगर पॉस्को के तहत कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है थाने में और अगर पुलिस वाला उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो पुलिस वालों पर भी केस दर्ज हो सकता है। लेकिन पॉस्को को लेकर कानून क्या कहता है? अगर कोई शिकायत अदालत में, माफ करिएगा, शिकायत अगर आती है थाने में तो उसके बाद कार्रवाई क्या होती है? जी आशीष जी बिल्कुल ठीक है कि सेक्शन 166(1)(c) आईपीसी में दिया हुआ है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, इवन 1C में तो मेंशन है क्लियरली कि 154 में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो 154 सेक्शन में उन्हें एफआईआर रजिस्टर करनी ही होगी। और अगर वो रजिस्टर नहीं करते हैं तो उसमें पनिशमेंट भी दी गई है कि 6 महीने से 2 साल तक की पनिशमेंट उनको दी जा सकती है पब्लिक सर्वेंट को। तो उनकी वो ड्यूटी बनती है कि उनको एफआईआर रजिस्टर करनी ही है अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उनके पास आता है, कोई कंप्लेंट लेकर आता है। और यहाँ पर जो पॉक्सो का आप बता रहे हैं तो डेफिनेटली जो कंप्लेंट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं उसमें एक माइनर है जिसकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसको लेकर के भी कोई जो है कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई कंप्लेंट का कोई एक्शन नहीं लिया गया, एफआईआर रजिस्टर तक नहीं करी गई है। तो पॉक्सो में ये आ जाता है और पॉक्सो में भी क्लियर है अपॉन कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड। इसके लिए कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं जरूरत है। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में अपीयर हुए, सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने ये कहा कि अगर अदालत ये कहती है तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, लेकिन पहले इसमें प्राथमिक जांच की जरूरत है। आप ये कह रही हैं प्राथमिक जांच की इसमें कोई जरूरत नहीं अगर पॉस्को का मामला होता है तो? जी बिल्कुल, इसमें कोई प्राथमिक जांच की बिल्कुल इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस पर कंप्लेंट के बेसिस पर ही पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दी एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी गई है। इसमें कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्वाति जी, आपने ज्योति को सुना होगा। ज्योति ये कह रही हैं कि किसी भी तरह की जांच की, प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है। अगर सेक्सुअल वायलेंस में पॉस्को में अगर शिकायत आती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करना पुलिस की प्राथमिकता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्या दबाव है? ये तो सबको ही दिखाई दे रहा है कितना दबाव बना हुआ है और इसी वजह से एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही। मैं ज्योति से बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली कि ऐसे में तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होते ही नहीं है। पॉक्सो में तो उनको एफआईआर करनी ही पड़ेगी, उनको करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि वो जो कहते हैं और करते हैं में बहुत फर्क है। बीजेपी जो कहती है, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त पे इतनी बढ़िया स्पीच दी थी लाल किले से विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन करने को क्या आ रहे हैं वो देखिए। तो उनके कहने में और करने में बहुत फर्क होता है और वो ही चीज इस वाले इंसिडेंट में भी एक बार फिर ऊपर आई है। रमन मलिक जी, आपके कहने और करने में बहुत फर्क होता है, स्वाति मलिक जी कह रही हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा कट के आ रही है। जी, स्वाति मलिक जी ने यह कहा कि आपके कथनी और करनी में बहुत फर्क है, कहते कुछ है करते कुछ और हैं और दबाव है, इसीलिए पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। भाई, दबाव अगर होता और ये सारी चीजें जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, प्रथमदर्शी एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ जब प्रोफाइल ऐसा हो और सारा कुछ हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए। हमने तो राहुल गांधी जी का भी विषय जब आया था तो थरो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला, रॉबर्ट वाड्रा जी का थरो इन्वेस्टिगेशन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का थरो इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तक कि बीवी श्रीनिवास और वर्धन यादव का जो केस है, जो इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्योंकि जैसे राजा वैसा प्रजा की बात आती है, तो जब ये विषय आया बीवी श्रीनिवास का और वर्धन यादव का,
तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो, ये हमने बोला है। वहां असम के मुख्यमंत्री ने इस चीज के ऊपर स्पष्ट कराया कि जी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद जो कार्रवाई बनती है वो करे। लेकिन वो और मामला अलग नहीं हरियाणा है के इससे। मुख्यमंत्री रमन मलिक जी, देश को मेडल दिलाने वाली 7 महिला पहलवान बैठी हुई कैसे हैं। एक जैसे मैं बताता हूं ना कैसे एक जी मैं बताता हूं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक हमारी बेटियों ने किसी पे एक आरोप लगाया है जी। मैं अपनी बेटियों के साथ हूं, हरियाणा प्रदेश की, मैं उनके से अलग नहीं खड़ा हूं, उनके साथ खड़ा हूं। मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने कहा होगा 100% सही होगा, लेकिन हमारा कानून दोनों चीजें कहता है कि प्रूवन नॉट गिल्टी अनटिल प्रूवन। ऑल्सो ये भी कहता है कि जी जब तक आप एक प्रथमदर्शी जो है इन हाई प्रोफाइल केसेस में आपको देखनी चाहिए, पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन उसके उपरांत भी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोलता है 153(3) के अंतर्गत, जैसे उन्होंने डायरेक्शन दी है, अगर वो होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेन इशू जो बात होनी चाहिए, जो समय आना चाहिए कि एक कमेटी बनाई जिसके अंदर 3 ओलंपियन ऑलरेडी हैं जी। तीनों ओलंपियन में से 2 तो महिलाएं हैं ही हैं। अब अगर उस कमेटी के ऊपर जो उसकी फाइंडिंग है, जब तक वो सामने नहीं आती और उसके ऊपर विवेचना नहीं होती तो आप एक्शन कैसे लेंगे? लेकिन रमन मलिक जी, कमेटी पे तो सवाल नहीं उठाए गए ना। तो कमेटी को अपना काम करने दीजिए ना। कमेटी ने इंक्वायरी करी है। नहीं, ये मामला सेपरेट है। ये मामला पुलिस के पास है जिसमें ये शिकायत दी गई है सेक्सुअल हरासमेंट की। पॉस्को के तहत शिकायत दी जाती है, मामला एफआईआर दर्ज करने का है। आप कमेटी पे कहां चले जा रहे हैं? ये बिल्कुल अलग है। बात कर रहा हूं जी। क्या कमेटी एक मिनट क्या ये सब्सिक्वेंट उसी कंटिन्यूएशन नहीं है उसी केस की? क्या ये नया केस आ गया? ये नया सर, जब कमेटी का गठन हुआ था जनवरी में, तो आपको ध्यान में है क्या उस समय पॉस्को का मामला आया था क्या? मेरी जानकारी में नहीं आया था। आपकी जानकारी में आया हो तो बता दीजिए। बृजभूषण शरण के खिलाफ ही है ना? एक मिनट, बृजभूषण शरण के खिलाफ स्वाति जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। इनके सवाल का ये जो जवाब दे रहे हैं रमन मलिक जी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी, पहले आप बोल लीजिए रमन मलिक जी, उसका जवाब स्वाति जी देंगी। जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? स्वाति जी, आप इसका जवाब दे सकती हैं। बिल्कुल। इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल इनकी बीजेपी की मानसिकता दिखाती हुई बात है कि जब प्रोफाइल ऐसा हो तो इंक्वायरी होनी चाहिए। इनको मैं थोड़ा सा फर्क बता दूं कि जो कमेटी है वो पॉश होगी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में आएगी वो, और पॉक्सो है वो अलग चीज है। दोनों अलग हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। तो इसका अगर पॉश में अगर कमेटी में इंक्वायरी चल रही है, इसका कहीं ये मतलब नहीं होता कि पुलिस एफआईआर ना रजिस्टर करे। और पॉक्सो में तो उनको करनी ही पड़ती है विदाउट एनी इंक्वायरी। इनको यही फर्क नहीं समझ आ रहा है। अरविंद भारद्वाज जी, रमन मलिक जी को आपने सुना होगा, स्वाति को भी आप सुन रहे हैं। रमन मलिक जी ये कह रहे हैं कि जब मामला हाई प्रोफाइल हो, ठीक है, तब थोड़ा सा जांच की जानी चाहिए। यानी अगर आम आदमी के ऊपर एलिगेशन लगे तो उसे आप उसके खिलाफ एफआईआर कर दो, उसके खिलाफ कानून के हिसाब से सब कार्रवाई कर दो। लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल का हो ना, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ, पहले जांच करो। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, कानून इस देश में सबके लिए बराबर है। एक जैसा कानून है इस देश में और सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। हाँ, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे अपने हैं, ये जो खिलाड़ी हैं, कोई बाहर के नहीं। इन्होंने देश के गौरव के लिए, हमारे अपने प्रदेश के सम्मान के लिए बहुत संघर्ष किया है और इनकी बदौलत हमारे ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें जो मेडल मिले, जिसकी वजह से हमारा सर ऊंचा हुआ, तो इनकी बात का सम्मान होना चाहिए बिल्कुल। परंतु जांच तो होनी चाहिए। देखिए, जांच के लिए सबको इंतजार करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है तो माननीय कोर्ट में अब ये मैटर है, तो जी बजाय कोई हम प्रतिक्रिया दें, हम तो यही कहें कि माननीय कोर्ट इस मामले को देख रहा है तो वहां से। लेकिन अरविंद जी, देश का सवाल तो यही है ना कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? एफआईआर जब दर्ज हो जाएगी तो जांच हो जाएगी। अगर आपने कुछ किया नहीं है, आप पाक साफ हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हो जाने दीजिए एफआईआर, हो जाने दीजिए जांच, क्या फर्क पड़ता है? दर्ज होनी चाहिए थी, बिल्कुल। इसमें
जो प्रशासनिक जो डिले हुआ है वो गलत है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और एफआईआर दर्ज होने का मतलब कोई ये नहीं है कि कोई दोषी साबित हो गया। बिल्कुल एफआईआर बिल्कुल दर्ज होनी चाहिए थी। हम इसके पक्ष में हैं, और कोई बात नहीं, ये भी एक तरीका है। माननीय कोर्ट के माध्यम से ये मुकदमा दर्ज होगा, और माननीय कोर्ट अब खुद इस पर फैसला लेगा, तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए। बिश्नोई जी भी हमारे साथ हैं। बिश्नोई जी, आपने सुना जेजेपी के प्रवक्ता साहब को जो ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिन बेटियों को मैट पर होना चाहिए था, वो तपती दोपहरी में सड़कों पर प्रैक्टिस कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी बात है, जो पहले 2 जांच एजेंसियों ने जांच की है, तो पहले उनकी जांच की भी तो रिपोर्ट पहले मंगवानी चाहिए, उस पर भी अमल करना चाहिए। वो रिपोर्ट भी अगर बहुत ही जनमान्य व्यक्तियों ने जो जांच की है, तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए पुलिस कार्रवाई करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। कानून सबके लिए बराबर है, किंतु कानून को भी कानून की तरह काम करने दिया जाए, ऐसा ना हो कि कानून का मिसयूज हो। लेकिन रमन मलिक जी, इससे खिलाड़ियों के हौसलों पर असर नहीं पड़ता क्या? पड़ता होगा। ये दूसरे खिलाड़ियों के भी हौसलों पर असर पड़ेगा, ना सिर्फ जो धरने में शामिल हैं, जो धरने में शामिल नहीं हैं, उनके भी हौसलों पर असर पड़ेगा। नहीं, हम ये मानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी छोड़िए, किसी भी साधारण से साधारण नागरिक का अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। संविधान वो सुरक्षित करता है जी, और उसी के अंतर्गत मैं ये बोलता हूं कि जब विषय पहले ही एक बारी तलखी में आ चुका हो, तो उसके बाद आफ्टर थॉट बिफोर थॉट, अब कल को कोई आरोप बृजभूषण शरण जी की तरफ से इनके ऊपर लगाए जाए या इनकी तरफ से और लगाए जाए, वो एक जो इनिशियल कोर्ट के अंदर आप एक विवाद जो स्टार्ट होता है, उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आप उसको एक कंटिन्यूएशन में लेना चाहिए। उसको आप कभी भी अगर ये लें कि वो अलग मामला है, वो अलग मामला है, वो तो तब भी था, अब भी है जी। तो बात यही है कि इसको धैर्यपूर्वक इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर बृजभूषण शरण जो कि प्राथमिक जांच में कितनी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? एफआईआर अगर हो जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन आसानी से हो जाएगी। दिक्कत क्या हो रही है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं रमन मलिक जी। एफआईआर होने से आप दोषी थोड़ी ना हो जाएंगे। यार बीच में कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं बीच में? रमन मलिक जी, मेरी आवाज थी। सबसे पहली बात देखिए, आप एक चीज को समझिए कि इन्वेस्टिगेशन एक विषय की चल रही है, उसके बाद एक और सेट ऑफ एलिगेशन लगाया गया है, उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एंगल्स हैं। वो मल्टीपल अगर एक व्यक्ति ने लगाया हो तो अलग विषय होता है। जिस तरीके से चल रहा है उसके एंगल सारों को देखने चाहिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय बोलता है तो हमारे को उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन आप अपनी तरफ से मतलब दिल्ली पुलिस नहीं करेगी जब तक कोर्ट का उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। क्यों पहले भी बीच में रोका था? सुशांत जी मेरी बात सुनिए एक मिनट, आप पहले भी बीच में रोक रहे थे, मेरे को आप पूरा करने दीजिए। मैं बहुत कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, चाहे वो बृजभूषण शरण जी हो या वो दिल्ली पुलिस हो, हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता। हमको ये फर्क पड़ता है कि इन बेटियों का मनोबल ना टूटे और इन बेटियों को न्याय मिले, और हमारे हाथ से किसी के लिए भी अन्याय ना हो। ये हमारी एक फिलॉसफी है काम करने की। अगर उसमें तफ्तीश हो रही है तो उसमें इनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रमन जी, बेटियों का मनोबल तो उसी समय टूट गया जब वो पिछले 4 दिनों से जंतर मंतर पर बैठी हैं। स्वाति जी, मलिक जी के सवाल का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि एक ही इवेंट के ये 2 पार्ट हैं अलग अलग, जो जनवरी में शुरू हुआ था उसी का ये दूसरा पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन हो जानी दीजिए। बहुत ही आधी इंफॉर्मेशन का जो एक खतरा होता है ना, कि हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन फैलाएं और वो भी ऐसे नेशनल टेलीविजन पे, ये बहुत ही खतरनाक चीज है हमारी जनता के लिए, हमारे आपके व्यूअर्स के लिए। मेरे ख्याल से रमन मलिक जी भूल गए हैं कि पॉक्सो ऐसा एक बेयर एक्ट है, ऐसा कानून है पॉक्सो, जिसमें ये इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी काम नहीं करता। तो बहुत सारे लोग बहुतों पे लगाते थे, कल को आप मेरे ऊपर भी लगा दोगे। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, आप मुझे बीच में ना टोके सर। एक्सटेंड द सेम कर्टेसी। मैंने आपको बीच में नहीं टोका था सर। पॉक्सो जो है, पॉक्सो में इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी डज नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होता है। जब कंप्लेंट हुई उसका ही
मतलब होता है कि उसमें जो एक्यूज्ड है उसको प्रूव करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है पॉक्सो में और हमारे आईपीसी में, जो यहाँ पे फर्क आपके व्यूअर्स के लिए मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, आप देखिए, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इनकी इंटेंट जो है, इनके जो कहते और करते हैं, उन दोनों में बहुत फर्क है। आज के दिन भी स्मृति ईरानी जी, हमारी मिनिस्टर, वैसे बहुत पार्लियामेंट में बहुत सीना चौड़ा करके बात करती हैं, दहाड़ के बात करती हैं, अच्छा भाषण, बहुत ही बढ़िया ओरेटर है, बहुत बढ़िया बोलती हैं। इस मामले में चुप है क्यों? कहाँ है हमारी विमेन वेलफेयर मिनिस्टर? क्या उन्हें फिर से सांप सूंघ गया? रमन मलिक जी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा, सवाल आपसे लिया जा रहा है ये। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर जी ऑल्सो, उनको भी कमेटियां उन्होंने बना दी, उनको जाके रेसलर्स से मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं जा रहे इनसे मिलने? वो क्यों नहीं इनके साथ बैठे? आपने बड़ा सही सवाल उठाया स्वाति जी। अब मैं आता हूं रमन मलिक जी, आपके पास आता हूं। मनोज जोशी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए। मनोज जी, पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें, सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं पहलवानों को मनाने के लिए, पहलवानों को समझाने के लिए, और दूसरा, इस पूरे 4 दिनों में अनुराग ठाकुर जी कहां हैं? देखिए, यहाँ पर पिछले 4 दिनों में अगर देखा जाए तो खेल मंत्रालय का रवैया बहुत ही उदासीन रहा है। शायद वो इस बात से नाराज हैं कि पहलवानों ने जो कुछ टिप्पणियां की हैं खेल मंत्रालय में के बारे में, क्योंकि वो उनसे संतुष्ट नहीं हैं। बस उन्होंने इतना किया है, अपने कर्तव्य की इतिश्री पूरी कर दी है कि यहाँ जो WFI के चुनाव है वो उसे स्थगित कर दिया, एक और कमेटी बना दी है, और वो कमेटी जो है 45 दिन में जाँच करेगी और डे टू डे वर्क करेगी, संभालेगी काम फेडरेशन का, और 45 दिन में चुनाव कराएगी। इसके अलावा खेल मंत्रालय बिल्कुल एक मूक दर्शक बनकर बना हुआ है। मेरे साथ जितेंद्र हैं इस समय, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, बजरंग पूनिया के स्पेयरिंग पार्टनर भी रहे हैं, हालांकि एक वेट कैटेगरी ऊपर हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और खेल मंत्रालय का क्या रवैया रहा है, और कितना संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से आपको मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हमसे जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए। उनमें से हमारी एक भी बातें नहीं मानी गई, तो इसलिए हमें यहाँ पर मजबूर होकर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर धरने पर आकर बैठना मजबूर होकर बैठे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम इस साल 2 मेजर टूर्नामेंट हैं, तो हम खुश नहीं थे बिल्कुल भी कि हमें ये दोबारा कदम उठाना पड़े, पर मजबूरी में ये कदम उठाकर हमें यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि जो कमेटी बनाई थी और उन्होंने जो जवाब था वो अब तक नहीं दिया। 45 दिनों का उन्होंने नाम लिया था, 45 के भी 90 दिन हो गए, जो हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला, ना ही हमें कुछ बताया गया। और आपने लोगों ने सभी ने देखा होगा, बबीता का भी एक वीडियो आया है जिसमें उसने बोला गया है कि एक अधिकारी ने उससे जबरदस्ती साइन करवा कर रिपोर्ट पढ़ने भी नहीं दी और रिपोर्ट छीन लिया हाथ से। लेकिन जितेंद्र, उसके बाद जो है, जो ओवरसाइट कमेटी के जो दूसरे सदस्य हैं योगेश्वर दत्त, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है, और ये सब बातें जो है आपको पढ़ने का पूरा मौका दिया गया था, और उसके बाद ही सबने हस्ताक्षर किए हैं उस पर। ऐसा योगेश्वर दत्त का आज का आरोप है ये बबीता पर। अच्छा जी, तो हम भी एक सवाल यही करना चाहते हैं योगेश्वर दत्त से, क्या कमेटी के ये रूल नहीं थे कि आपको जो बातें होंगी, जो लड़कियां बयान दर्ज करवाने आई हैं, उनका नाम आप बाहर नहीं जाने देंगे? तो उन्होंने ये बात क्यों कर दी बाहर? अपने कोच से जो निजी बातें थी वो क्यों शेयर की? ये आरोप तो आपका पुलिस पर है ना, कि उन्होंने इस तरह की बातें और इस तरह के जो शिकायतकर्ताओं के नाम हैं वो उजागर किए हैं। नहीं जी, जो कमेटी के जो मामला था ना, जो कमेटी में भी उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने देखा नहीं होगा, उनकी एकेडमी के जो कोच थे उनके वीडियोग्राफी हुई थी, और उससे बयान दिए हैं कि मेरी योगेश्वर दत्त से जो भी बैठक हुई है कमेटी की, उनसे सभी में बात हुई है। तो योगेश्वर दत्त ने हमें बताया कि इस लड़की ने क्या जवाब दिया है, क्या बोला है, तो ये बातें अपने कोच से शेयर किया है, कोच ने ये वीडियो में बोला है। ये दरअसल जितेंद्र जो है एक स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें रामफल, जो कि योगेश्वर दत्त के कोच हैं, उन्होंने इस तरह की बातें की थी। जो भी कमेटी में, ओवरसाइट कमेटी के अंदर जो चल रहा था, उसका खुलासा उन्होंने किया था। मनोज जी, आपने एक बड़ी बात ये कही कि खेल मंत्रालय का अभी तक का जो रवैया है वो पूरी तरह से उदासीन है। रमन मलिक जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। रमन मलिक जी, आपने हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी को सुना, जो ये कह रहे हैं कि खेल मंत्रालय का रवैया पिछले 4 दिनों से पूरी तरह से उदासीन है। उनकी तरफ से खाना पूर्ति की गई है, उससे ज्यादा उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? क्यों बैकिंग की जा रही है किसी एक सांसद को इतनी ज्यादा? देखिए, किसी एक सांसद को बैकिंग नहीं करी जा रही। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण
एक बीजेपी एमपी भी हैं, महज ये एक विषय है। कोई इसलिए वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के एमपी हैं, वो बीजेपी के एमपी भी हैं और फेडरेशन के भी हैं। तो एक तो ये बीजेपी के ऊपर थोपने का जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, उसको सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये विषय उनके प्रेसिडेंटशिप का है, उनके प्रेसिडेंट के साथ है और फेडरेशन का और खिलाड़ियों का है, ये बीजेपी से संबंधित नहीं है। दूसरी चीज जो बार बार मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों जो प्रासंग हैं एक जैसे हैं। एक जगह ये बेचारी हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने भारत और हरियाणा दोनों के लिए गौरव का पदों का अंबार लगाया, वैसे ही आसाम की भी एक बेटी है जो यूथ कांग्रेस की अध्यक्षा थी, उसके साथ जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए, उसने आरोप लगाए हैं, उस पे स्वाति जी बिल्कुल चुप हैं। और साथ के साथ ये भी बात है कि वर्धन यादव हरियाणा से आते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या करा उनके खिलाफ, या बीवी श्रीनिवास के खिलाफ राहुल गांधी ने क्या करा। तो ये जो विषय है, तो ये बोलेंगे कि हम उसके बारे में इंक्वायर करेंगे, ऐसे ही वहां के मुख्यमंत्री ने भी बोला कि इसके बारे में इंक्वायर होगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बोला कि जो भी रिपोर्ट दोषी जिसको ठहराती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो मेरे को ये बताइए, जब एक मुख्यमंत्री भी बीच में इन्वॉल्व हो गया और वो दे रहा है गारंटी, तो उसके बाद सवाल का जवाब आप दीजिएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी स्वाति जी। जी, ये जो बार बार कंपैरिजन करके ना यहाँ फिर से डाइवर्जन की, बस इनको डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो मेन खबर है उससे हटा के। आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? सुनिए दे रही हूँ सर, आप थोड़ा सा धैर्य रखें सर, दे रही हूँ जवाब भी। ऐसा अभी तक कांग्रेस ने कभी भी इनके सपोर्ट में कुछ बोला है? अभी क्या कांग्रेस ने इस इंक्वायरी के ऊपर क्वेश्चन किया है? कुछ भी नहीं बोला है। हम इंक्वायरी कर भी रहे हैं और साथ भी देंगे और कोऑपरेट करेंगे। हम कोऑपरेट करेंगे और हम कर रहे हैं, उनको कोई छिपा नहीं रहा है। लेकिन रमन मलिक जी, जो रवैया आपका लग रहा है उससे लग नहीं रहा है। और मैं आपको एक बात और जरूर मैं आपको इस शो पे बोल दूं। क्या रवैया, क्या ये होता है कि किसी आपको कल को नहीं, आप दूसरों की कमियां गिना के या फिर दूसरों पर दूसरे मुद्दों को उठाकर आप मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। आशीष जी, अगर स्वाति जी वहां बैठे बिठाए मेरे ऊपर आप पॉस्को की कंप्लेंट डाल दें, नहीं, स्वाति जी तो डाल ही नहीं पाएंगी। मैं तो पुरुष हूँ, मेरे पास 18 से नीचे डाल पाएंगी ना, आपकी उम्र नहीं है, वो स्वाति जी नहीं डाल पाएंगी। जी, इन बातों का मजाक ना उड़ाए रमन जी, गंभीर मामला है, पॉस्को का मामला है सर। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, प्रूवन अंटिल गिल्टी वाला प्रसंग नहीं लगता, मैं मान लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना कि वो सर्कमस्टांसेस और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स थे। इतनी जांच तो होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? एक और बात क्लियर कर दूं आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए कि पॉक्सो की कंप्लेंट को 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। पॉक्सो आप रजिस्टर करिए एफआईआर 1 साल के अंदर, इतना तो आपकी ये जो आप कमेटी आपने बनाई है सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए, विजुअल दिखाने के लिए कि हमने मेरी कॉम जी को उसका हेड बना दिया और वो लीड कर रही है। अरे मेरी कॉम जी खुद एक बेनिफिशियरी। मेरी कॉम जी पे विश्वास नहीं है? मुझे इस कमेटी में देखिए, ये पॉलिटिक्स सामने आ गई। नहीं, आप ये पॉलिटिक्स आ गई। कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है, ये अभी निकलेगी और निकलेगी। कांग्रेस की बात भी नहीं है सर, ये तो नारी सम्मान की बात है, ये कांग्रेस की पॉलिटिकल बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इसको पॉलिटिकल टर्न देना चाहूँ, आपके ब्रिजभूषण अगर मैं इसको पॉलिटिकल टर्न देना चाहूँ, आशीष जी, इतिहास में देखिए ब्रिजभूषण शरण जी किस किस से चुनाव लड़े हैं। ब्रिजभूषण जी ने रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं, देखिए। तो सुनामी आएगी। रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, देखिए जरा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इतने सर आराम से आप बताइए ना कौन कौन कांग्रेस से कोई खड़ा हुआ है। पहले मेरी बात तो पूरे होने दीजिए। आप सब जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते किसी बात का? अरे आप बताइए ना, अपने आप निकलेगा। आशीष जी, अपने न्यूज रूम को बोलिए, चेक करके बताएं। मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आएगी, वो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रमन जी ये बताइए कि उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा, कौन चुनाव नहीं लड़ा, मैं उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहा हूँ। सवाल बड़ा सीधा सा है, देश का सवाल यही है कि एक बेटी ने जिसकी उम्र 18 साल से कम है
पॉस्को के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है, क्या उस पर एफआईआर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, जो कानून कहता है वही होना चाहिए। नहीं, कानून तो ये कहता है कि एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। ज्योति जी हमारे साथ में है। ज्योति जी, कानून क्या कहता है? जी सर, कानून बिल्कुल ये कहता है जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो इनको एफआईआर रजिस्टर करनी ही है। पुलिस इज बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दी एफआईआर। और जो सर ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, ओवरसाइट कमेटी जो है इंक्वायरी कर रही है, सर वो एक अलग हो गया। वो फोरम उनके लिए है कि कमेटी में वो कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी करते हैं तो एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। पुलिस ये नहीं बोल सकती कि ऑलरेडी कमेटी में मैटर पेंडिंग है तो हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर रमन जी का कहना सीधा सीधा ये है कि क्योंकि कमेटी में मैटर पेंडिंग है तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, तो रमन जी आप यहाँ पर गलत हैं। बिल्कुल एफआईआर नहीं ज्योति जी, बड़ा सीधा सा है। कमेटी में मैटर पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो या कहीं भी मैटर पेंडिंग हो, कोई भी दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और एफआईआर रजिस्टर उन्हें करनी होगी। एक्सप्लेनेशन सवाल बस यहाँ नियत का है। क्यों भारद्वाज जी? बिल्कुल जी। अरविंद जी, सवाल बस नियत का है कि आप एफआईआर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखो, पुलिस ने डिले किया है, पुलिस को खुद ही कर देनी चाहिए थी, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं रहती। पर फिर भी एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो बोल रही है, पॉलिटिकल जो एंगल है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका राजनीतिकरण कर रही है इस विषय का। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे खिलाड़ियों की जो भावनाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, युवा साथी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनकी फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस को भी राजनीति इस विषय पर नहीं करनी चाहिए। नहीं, राजनीतिकरण यहां पर कांग्रेस नहीं कर रही है। देखिए, दरअसल आप जनवरी के घटनाक्रम को देखिए। जनवरी में क्या कहा गया पहलवानों की तरफ से कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को मंच साझा नहीं करने देंगे, कोई नेता नहीं आएगा, हम थाने नहीं जाएंगे, हम अदालत नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनके ग्रीवांसेस पूरा नहीं होंगे तो क्या करेंगे वो? सर, मैं वही जानना चाहता हूं, देश भी यही जानना चाहता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स कर रही है, उसको भी, उस एंगल को भी समझना होगा। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा खुद, जहां तक जानकारी थी, वो खुद अध्यक्ष बनना चाह रहे थे जी, उनके जो संघ के। तो ये इसके पीछे अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है कांग्रेस का, जो इसे इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं। महावीर जी, आपने भारद्वाज जी को सुना। भारद्वाज जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण हो रहा है। इस राजनीतिकरण से सीधा नुकसान तो खिलाड़ियों का हो रहा है और देश का हो रहा है। हाँ, देखिए सर, हमारे टूर्नामेंट अब तक जो 4-5 नेशनल चैंपियनशिप हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस काम को जितना जल्दी निपटा सके, जितने जल्दी चुनाव होकर नई फेडरेशन बन जाए ताकि कोई और लांछन ना रहे, तो मेरा तो यही कहना है कि जो कुछ है वो सब बंद होकर तुरंत इस चीज का हल निकल जाना चाहिए। लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि क्या पहलवानों द्वारा जो राजनीतिक मंच दिया जा रहा है दूसरे पार्टी के नेताओं को या किसी भी पार्टी के नेताओं को, क्या वो सही माना जाए? सर, मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, मैं केवल कुश्ती के बारे में जानता हूँ। वो बहुत गलत हो रहा है, पहलवानों की ट्रेनिंग खराब हो रही है, रेसलिंग का हमारा सतर गिर रहा है। अगर टूर्नामेंट नहीं होंगे तो हमारे पहलवान क्या करेंगे? इसलिए रेसलिंग इंडिया में लॉस में जा रही है। केवल मैं इस बारे में इतना जान सकता हूँ। महावीर जी, ये भी बता दीजिए कि जो पिछले 5-6 दिनों का जो ये लॉस है वो कितना आगे चलकर ये नुकसान देता है? अगर 6-7 दिन जो पहलवान हैं वो अखाड़े से दूर रहें, मैच से दूर रहें, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या इस तरह की मानसिक परेशानी से गुजरे, तो कितना ज्यादा उनके खेल पर प्रभाव डालता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का। मैं कह रहा हूँ, जो रियो ओलंपिक में हमारे पहलवानों को डिस्प्यूट हुआ था तो उसके कारण हमारे मेन में कोई मेडल नहीं आया, वरना 2 मेडल हमारे मेन में लंदन में आए थे और फिर टोक्यो में आए। तो रियो में भी हमारे मेन में 2 मेडल आने चाहिए थे, किंतु पहलवानों को आपको पता है किस तरह डिस्प्यूट हुआ और उसका फर्क दूसरे वजन के पहलवानों पर भी पड़ा और हमारा कोई मेडल नहीं आया। यही असर यहाँ पड़ने जा रहा है। और आने वाले क्या, अभी पीछे एशिया चैंपियनशिप हुई, उसमें कहाँ तो फ्री स्टाइल में 7-8 मेडल थे और कहाँ केवल हम 3 मेडल पर सिमट गए। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो देश की रेसलिंग बहुत नीचे जाएगी और रेसलिंग की छवि भी खराब हो रही है। तो इसलिए मेरा तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है एज कोच होने के नाते कि इस काम को जल्दी निपटाया जाए और जो दूध है उसको दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। मनोज जी, आपने महावीर विश्नोई जी को सुना, एक बार ये भी बता दीजिए कि आने वाले समय में कितने टूर्नामेंट हैं और ये जो धरना चल रहा है, और अगर ये लड़ाई लंबी खिंच जाती है तो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा?
जी हाँ, अब बिल्कुल इसका बहुत बुरा प्रभाव तो पड़ेगा। अगर आप लगातार देखें तो इस साल, क्योंकि पहलवानों ने बहुत सोच समझकर, जितेंद्र भी आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत अगला महीना जो है मई का, उसमें बहुत ज्यादा टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन जून का महीना जो है, जब तक चुनाव नहीं होते, वहां बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट है। ससारी कप है, ससारी कप में भी जितेंद्र आप भाग ले चुके हैं, और उसके अलावा ससारी कप जो कि इटली में होता है, जासा डोगू टूर्नामेंट है, वो प्रभावित हो सकता है। और अभी जगरेब में, जॉर्जिया के शहर जगरेब में जो पहला रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, उससे पहलवानों को बहुत नुकसान हुआ, और भारतीय पहलवान एक कांस्य पदक ही हासिल कर पाए, क्योंकि ये सब रस्साकशी चल रही थी। और उसके अलावा अभी कोई और टूर्नामेंट, रैंकिंग टूर्नामेंट, वो भी जो है आपको जून में दिखाई देगा। कितना फर्क पड़ता है बाहर की स्थितियों का, क्योंकि आज हमने देखा कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह, बजरंग पुनिया, आप, विनेश फोगाट, सबने यहीं पर जंतर मंतर पर अपना अभ्यास किया। तो कितना इससे फर्क पड़ता है और कितना आपकी मनस्थिति पर फर्क पड़ता है तैयारी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसे हमें पर्सनली नहीं, हमारे देश को भी नुकसान है, क्योंकि आपको भी पता है इस साल हमारा एक तो ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट है और एशियन गेम्स के 2 मेजर टूर्नामेंट हैं, और उससे पहले रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट है, और उससे पहले जो अभी जो रैंकिंग हुई थी उसमें हमें बिल्कुल भी मेडल प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है इसमें, रेसलिंग में। और हमारा एक रेसलिंग एकमात्र ऐसा गेम है जो लगातार 3-4 ओलंपिक में मेडल दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती ही एकमात्र ऐसा खेल है जिस पर आज हर पहलवान गर्व करता है, और हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि 2008, 2012, 2016, 2020 इन चारों ओलंपिक में भारत को कुश्ती ने ही ओलंपिक में मेडल दिलाया है। तो अब यहाँ पर क्योंकि यह प्रदर्शन का इन सब जो हालिया घटनाक्रम है उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर असर देखने को मिला है। हालांकि अब अमन ने पिछले दिनों स्वर्ण पदक जीता था एशियन चैंपियनशिप में, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हम खाली हाथ ही लौट रहे हैं। जगरेब में भी एक ले देकर एक कांसा हमें हासिल हुआ, जहां हम कई गोल्ड मेडल जीत सकते थे। तो रमन मलिक जी, मुझे लगता है कि आप मनोज जोशी जी को सुन रहे होंगे। मनोज जोशी जी बड़े विस्तार से बता रहे थे, लंबा अनुभव है उनका खेल में, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, जो कह रहे थे कि किस तरह से नुकसान हो रहा है। रमन मलिक जी, आपको नहीं लगता कि ये आंदोलन लंबा चल गया तो नुकसान देश का होगा? नहीं, मैं तो ये मानता हूं बड़े स्पष्ट रूप से, ना सिर्फ देश का नुकसान आज होगा बल्कि ये आने वाले समय में भी बहुत बड़ा नुकसान करेगा, क्योंकि जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें एक गिल्टी पार्टी है, एक ठीक है, और गिल्टी पार्टी जो है उसके हठधर्मी से इसका जो कुश्ती का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि इंक्वायरी अच्छे से हो, साफ सुथरी इंक्वायरी हो, और सारे तथ्य जो हैं वो निकाले जाएं, और उसको बेशक सुप्रीम कोर्ट को भी पकड़ा दो, दे दे सजा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पॉइंट ये है जिसको होना चाहिए कि बिना इसमें कोई भी एक पैसे का ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो गिल्टी है वो कहीं एंगल से बच पाए। लेकिन रमन जी, गिल्टी तो तब प्रूफ होगा ना जब जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज हुई नहीं, जांच हुई नहीं, तो गिल्टी कहां से प्रूफ हो जाएगा? अदालत में जाने के लिए तो कम से कम एफआईआर होनी चाहिए ना, तभी तो चार्जशीट फाइल करेंगे अगर कुछ मिलता है। एफआईआर तो वैसे ही देखिए, एफआईआर के लिए तो ये ऑलरेडी थाने वो अदालत पहुंच गए हैं, तो अदालत ने तो तारीख भी दे दी हुई है। मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस भी और कोई भी डिपार्टमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अलग चल पाएगा, उनसे बाहर तो कोई भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेचर से बाहर हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन सवाल यह भी उठता है ना रमन जी कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई होती तो पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों आन पड़ती? क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता यह बेहद गंभीर मामला है? क्यों सुप्रीम कोर्ट मेंशनिंग में ही मामले की सुनवाई करता और नोटिस जारी कर देता? क्यों आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपीयर होना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में और यह कहना पड़ता है कि अगर आप कहें तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे? मैं तो वही आपके समक्ष रख रहा हूं ना कि उन्होंने, तुषार मेहता ने बोला अगर आप कहेंगे तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। में क्या कहा? हाँ, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है।
पॉस्को का केस था, उन्हें फटाफट एफआईआर के ऑर्डर देने बिना 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 रिकॉर्ड के सुनना भी नहीं चाहिए था। आपने हाँ, सुप्रीम कोर्ट को भी गलत ठहरा दिया। का केस है। रमन मलिक जी, ज्योति जी आप सुन रही है ना? मैं तो नहीं कह रहा, मैंने कहां ठहराया आशीष, आप बताइए मैंने कहां ठहराया? नहीं, आपने बोला। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उनको रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, एफआईआर में रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, कर देना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर डिक्टेट करने के लिए फाइल को देखना जरूरी होता है रमन मलिक साहब, क्यों स्वाति जी, ज्योति जी? जी सर। अरे छोड़िए ना साहब, पॉस्को का केस है सर, केवल वर्बली नहीं। अरे कुछ तो कागज दिए होंगे ना, फाइल करा है केस, कुछ तो कागज दिए होंगे, उसी पे कर दीजिए। पॉस्को का केस है। रमन मलिक जी, ज्योति जी को सुन लीजिए, ज्योति जी आपको प्रोसीजर समझा देंगी। ज्योति जी आप रमन मलिक जी को प्रोसीजर बताइए थोड़ा। नहीं, प्रोसीजर तो मेरे को भी पता है साहब। सर क्या प्रोसीजर है आप मुझे बताइए। सर आप जो बोल रहे हैं कि केस फाइल हुआ है, आपको यही नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में अभी केस फाइल नहीं हुआ था, वो मेंशनिंग हुई थी कोर्ट में कि कंप्लेनेंट्स ने फाइल करी, पुलिस ने उनकी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लिया। जब 48 आवर्स से भी ऊपर हो गए तो उनको दे वर फोर्स्ड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग करी गई है चीफ कोर्ट में, जिसमें 28 को मैटर लगा दिया गया है। और क्योंकि इसमें वर्बली बताया भी गया है कि एक माइनर भी इन्वॉल्व है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, कोर्ट ने खुद बोला है कि इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, कोर्ट ने खुद 28 को रिकॉर्ड मंगाया है। सर इसमें अभी जो आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत बोल देना चाहिए था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, मैंने कब बोला सुप्रीम कोर्ट गलत है? बोल देना चाहिए था। आई हैव नेवर सेड सो। आपने अभी रिवाइंड करके देख लो, मैंने कहीं नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट गलत है। मैंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट को जैसे तर्क दिया जाता है, ज्योति जी जैसे तर्क अभी हमारी कांग्रेस की बहन दे रही थी कि पॉस्को का केस है, इसमें तो सीधे एफआईआर कर रमन मलिक जी, कभी कभी जज्बात में बहने से गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं, और वो शब्द शायद आपके मुंह से निकल गया कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। एक नहीं, सभी पैनलिस्ट इस बात से मुझे लगता है कि इत्तेफाक रखेंगे कि आपने ये बोला था। अब मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि वो निकल गया है, कई बार धारा प्रवाह में चीजें निकल जाती हैं। आप किस संदर्भ में बोला गया वो भी देख लीजिए। इट वॉज मोर ऑफ अ सटायर दैट। एक चीज बताइए मेरे को कि अगर जिस प्रकार से अभी स्वाति जी बोल रही थी कि पॉस्को का केस डाला है इसलिए फटाफट एफआईआर अरे सर, मैं आपको बताता हूं रमन मलिक जी, 17 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए। मेंशनिंग में क्या होता है? मेंशनिंग में ओरल मेंशनिंग होती है ना रमन मलिक जी, ओरल मेंशनिंग होती है, कोई कागज नहीं होता। मेंशनिंग करने के बाद ऐसा एक पेपर होता है जिसमें केस नंबर, फाइल नंबर लिखा जाता है और दे दिया जाता है। रमन मलिक जी आज एंकर नहीं बना हूं, 17 साल फील्ड में काम करने के बाद यहां आके बैठा हूं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ही कवर किया। आशीष, बिना पेपर पढ़े सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बिना पेपर पढ़े, बिना केस को पढ़े कोई निर्णय नहीं देती, कोई डायरेक्शन नहीं देती। वही बात आज जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही, तब सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही ना कि हमारे पास पेपर नहीं है। आप बोल लीजिए, मैं मुंह पे एक कपड़ा दे दो भाई, मैं मुंह पे बंद कर लेता हूं। आशीष जी बोल रहे हैं। नहीं, आप बोलिए ना सर, आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा था अभी तक, अब मैंने बोलना शुरू किया। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि आप बोलिए, पूछोगे, मंच आपका है। सर मेरा कहना इतना सा है आशीष जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कागज मंगवाए हैं देखने के लिए फाइल को, और उसके बाद निर्णय करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन तो वहां पे भी वो करेंगे ना, चाहे वो उस केस की वहां बैठ को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो वो भी सही ना। तो साहब मेरा सिर्फ कहना इतना है कि हम जज, जूरी और एग्जीक्यूटर जो हैं इसी चैनल पे बनने की बजाय माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना काम करने दें, और अगर पुलिस गलत काम कर रही है तो पुलिस को भी फटकार पड़ेगी, एंड दे विल हैव टू फेस द एक्शन। कोई भी कानून से परे नहीं है, ना ऊपर है कानून से। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन हम सबको काम करना है। लेकिन अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल जो पहलवान थे वो हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए थे कुछ पहलवान सुबह से। 2-3 चीजें उन्होंने बेहद अहम कही। पहला ये कि जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है उनके नाम उजागर किए गए। दूसरा ये, उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और तीसरा ये, उन पर दबाव ये डाला जा रहा है कि वो केस को विथड्रॉ कर ले। ये 3 बातें पहलवानों की तरफ से हमारे मंच पर, हमारे चैनल पर कही गई। देखिए, बिल्कुल
जो पहलवानों द्वारा बात कही जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। पर फिर एक बात यही आती है कि देखिए, हम मामला माननीय हमारे अदालत के अधीन है, तो हमें पूरा भरोसा है कि अदालत से हमें न्याय मिलेगा और जो भी अगर कोई दोषी है तो उसे बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा कोई पावरफुल आदमी हो या कोई एक आम आदमी उसमें दोषी तो दोषी है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लेकिन अरविंद जी, मेरा सवाल ये है कि अदालत में सुनवाई तो शुक्रवार की हो, आज बुधवार है, यानी गुरुवार और शुक्रवार सुनवाई होते होते टाइम लग जाता है, शाम तक हो जाएगी, हो सकता है 3-4 बज जाएं, तो यानी 2 दिन हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश को मेडल दिलाया वो इसी गर्मी में जंतर मंतर पर बैठे रहे। नहीं, बैठने की तो जरूरत नहीं है, उनका मामला कोर्ट में आ गया है। देखो, इन्हें बेशक आ जाए क्योंकि कोर्ट में है मामला। अगर ये इन्हें लगता है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो कोर्ट में है, अब तो कोर्ट के थ्रू होगा सब जांच। उसमें धरना देने से और उससे तो कोई ऐसी कोई खास जरूरत अब नहीं है। दूसरा एक और बात है कि इस तरह से एक जरूर बात थी कि राजनीतिक जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो इसके पीछे एक राजनीतिक अवसर इसमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी जो हमारे भाई बहन हैं, पहलवान हैं, उन्हें इससे अपने आंदोलन को, अपनी लड़ाई को बचाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखेंगे जी। वो अपना, उनको पॉलिटिकली क्या इसमें माइलेज मिलती है, उनका मकसद सिर्फ ये है, उनको पहलवानों से, खिलाड़ियों से। लेकिन अरविंद जी, उन्हें मजबूर किसने किया कि वो राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट ले? राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये खिलाड़ी, ये पहलवान, ये भाई बहन हमारे, क्या राजनीतिक पार्टियां देश का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये इतने हाई प्रोफाइल हैं, इनका इतना सम्मान है हमारे समाज में, हमारे देश में, ये खुद भी अगर बैठते हैं तो शायद जो इन नेताओं के पिछले 4 दिनों से तो बैठे हैं ना अरविंद जी। खेल मंत्रालय की तरफ से कितना सम्मान हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। मनोज जी, आप बताइए ना, खेल मंत्रालय की तरफ से कितना सम्मान हो रहा है? नहीं, ये देश उनका सम्मान करता है, सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया जा रहा है जी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि इन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के एक अधिकारी को जरूर यहां पर भेजा था, लेकिन उन्होंने सिवाय यहां से धरने से उठने के और अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के और कोई भी इनको आश्वासन नहीं दिया। और अब तो पहलवान भी कहने लग गए हैं कि अब आश्वासनों से वो बहुत दुखी हो चुके हैं। पिछली बार जो उनका भरोसा टूटा है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, खेल मंत्रालय ने विश्वासघात किया है, उनकी मर्जी के बिना जो है कुछ लोगों को उसमें डाला गया जो कि आइडियल नहीं थे, ओवरसाइट कमेटी में आने के लायक नहीं थे। ये बात पिछली बार 3 महीने पहले भी पहलवानों ने कही थी, उसी बात को वो आज भी दोहरा रहे हैं। तो लेकिन मनोज जी, मुझे लगता है कि जनवरी और अप्रैल में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। अगर हम जनवरी वाले धरने को देखें तो उसमें खेल मंत्रालय बहुत ज्यादा सक्रिय था। अनुराग ठाकुर लगातार ट्वीट कर रहे थे, मीटिंग के दौर चल रहे थे, रात रात मीटिंग हो रही थी और हम लोग बाहर खड़े रहते थे, आप भी खड़े रहते थे कि क्या कुछ निकल कर आएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अब क्योंकि पहलवानों ने भी अब साफ एक तरह से उनको पता चल गया है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। उन्होंने अनुराग ठाकुर से भी उन्होंने कहा कि अब हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार उन्हें अच्छा खासा बेवकूफ बनाया गया, उन्हें कहा कुछ गया, किया कुछ किया गया। तो अब जो है वो इनके झांसे में आने वाले नहीं है। जहां मैं छोटा सा आपको उदाहरण जर्मनी का देना चाहूंगा। जर्मनी में 3 साल पहले इस तरह की घटना हुई थी और इस तरह की घटना यौन शोषण के आरोप लगे थे, कुछ महिला खिलाड़ियों ने लगाए थे अलग अलग खेलों के, और उससे जो है राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया था। और तो और वहां एक नया कानून बनाया गया इस बात को लेकर और वो चुनावी मुद्दा भी बना था। लेकिन यहां पर पहलवानों की यही शिकायत है कि यहां जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बड़े रिगार्ड के साथ कहा है कि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करने का उनके पास वक्त है। लेकिन जो यहां धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हैं, उनकी बात सुनने का कोई वक्त नहीं है, ना खेल मंत्रालय के पास, ना किसी सरकार के पास। जी, ये दर्द है, पीड़ा है पहलवानों की जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। समय की कमी है, इसलिए यहीं पर शो को खत्म करना पड़ेगा। रमन मलिक जी सहित जितने भी हमारे मेहमान थे, एडवोकेट स्वाति मलिक प्रवक्ता कांग्रेस की थी, इसके अलावा ज्योति एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हमारे साथ जुड़ी थी। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन देश का सवाल अभी भी वही है कि क्या पॉस्को जैसे गंभीर मामले में एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं होनी चाहिए? आखिर 4 दिनों का इंतजार क्यों किया जा रहा है? सवाल
ये भी अभी भी यहीं पर है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर आखिर इतना दबाव क्यों है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से कोताही बरत रही है, जबकि आसाराम के केस में 0 एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली पुलिस ने उसमें कुछ ही पल लगाए और 0 एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन यहां पर देश के महिला खिलाड़ियां जो हैं वो बैठी हुई है जंतर मंतर पर, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देखना यह भी होगा कि क्या